हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है हमारी जो क्लास है लास्ट क्लास वो चैप्टर 2 के रिगार्डिंग थी और चैप्टर 2 में ऑलमोस्ट हम बहुत कुछ चैप्टर हमने समाप्त कर लिया था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत छूटा टूटा फूटा रह जाता है, उसको हम सीटीएफटी के रूप में पढ़ते हैं। तो दो टॉपिक अपन ने जो है असंग जनन और बहुभ्रूणता इसमें डिस्कस किया था। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है जिनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, तो इनको भी हम समाप्त करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है हमारा है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। परिभाषित हमें किस किस को करना है, आप देखिए। एक हमको डिस्कस करना है पोलन किट या पराग किट किसे कहते हैं, पोलन सेक्स या पराग पुटी किसे कहते हैं, और पोलोनियम या पराग पिंड किसे कहते हैं। तो ये लगभग सिमिलर शब्द हैं और परीक्षा में जब आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि यार हमें किस में क्या लिखना चाहिए। तो देखिए, पोलन किट क्या होता है, पोलन किट या पराग किट क्या होता है। पोलन किट क्या होता है कि जो कीट परागित पुष्प हैं, तो कीट परागित पुष्प जो है उनका जो परागकण होता है ना, उस परागकण पे एक तेलीय परत पाई जाती है। एक तेलीय परत पाई जाती है। इस तेलीय परत को ही क्या कहा जाता है, इस तेलीय परत को ही कहा जाता है पोलन किट। काम क्या है इस पोलन किट का, तो इसके कारण जो है परागकण चिपचिपा हो जाता है, ताकि जब कीट यहां पर आता है तो परागकण आसानी से उससे चिपक जाता है। दूसरी बात, ये परागकण को रंग प्रदान करता है ताकि कीट आकर्षित हो, और गंध भी प्रदान करता है, तो रंग और गंध के कारण जो है कीट इधर आकर्षित होता है। तो इस प्रकार की परत क्या कहलाती है, पोलन किट कहलाती है। तो ये तो पहली बात होगी पोलन किट क्या होता है कि कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। पराग कणों की गंध, रंग व चिपचिपापन इसी के कारण होता है। क्लियर। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है पोलन सेक्स के बारे में। पोलन सेक्स या पराग पुटी किसे कहते हैं। तो देखिए, पोलन सेक्स या पराग पुटी को भी हम पहले पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए लघु बीजाणुधानी है ना, 4 लघु बीजाणुधानियां होती जनरली एक परागकोश के अंदर। तो इसके अंदर प्रारंभ में लघु बीजाणु बनते हैं और फिर ये लघु बीजाणु किसमें परिपक्व हो जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, पराग कणों में बदल जाते हैं। तो ये लघु बीजाणुधानियां किससे भर जाती है, पराग कणों से भर जाती है। जब ये लघु बीजाणुधानियां पराग कणों से भर जाती है तो उसी स्थिति में इन लघु बीजाणुधानियों को लघु बीजाणुधानियां ना कहकर के क्या कहा जाता है, पराग पुटी कहा जाता है। सिंपल है। या पोलन सेक्स, सेक्स का मतलब यहां से सेक मतलब थैला और सेक्स यानी बहुत सारे थैले, तो ये 4 हैं इसलिए सेक्स का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो सिंपल परिभाषा इसकी भी कि लघु बीजाणुधानी में निर्मित लघु बीजाणु जब पराग कणों में परिवर्तित हो जाते हैं तो लघु बीजाणुधानी पराग कणों से भर जाती है, इन्हें पोलन सेक्स या पराग पुटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पोलोनियम या परागपिंड। तो ये जो अंदर बहुत सारे पराग कण जो बने हैं, ये परागकण कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे समूह बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे झुंड बना लेते हैं, अंदर चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो छोटे छोटे समूह बने हैं, इन छोटे छोटे समूह को क्या कहा जाता है, पोलोनियम या परागपिंड कहा जाता है। देखिए, कुछ पादपों में कई परागकण परस्पर संयुक्त होकर समूह बना लेते हैं, इन्हें पोलोनियम या परागपिंड कहते हैं, जैसे आंख में ये देखने को मिलता है। तो ये पहला प्रश्न था, इसे भी आप सीटीएफटी के में प्रश्न बना करके ही शामिल कर लेना। इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए और आपको डाउट रहे तो इसलिए इन प्रश्नों को एक साथ में यहां पर क्लियर करा रहा हूं, हालांकि मैं पहले भी इनके बारे में पढ़ा चुका हूं। ये पहला प्रश्न आज का रहा, इसके नोट्स बना लेना आप। इसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है, निम्न को परिभाषित करिए। अब यहां पर भी 3 सिमिलर चीजें आपसे पूछी जा रही है। अनिषेक जनन किसे कहते हैं, एक अनिषेक बीजता के बारे में आपसे पूछा गया है और एक अनिषेक फलन के बारे में पूछा गया है। देखिए, आप जब असंग जनन पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा कि भ्रूण कोश में जो 7 कोशिका रचना है, उसमें से ये वाली जो कोशिका है जिसको अंड कोशिका कहते हैं, ये अंड कोशिका क्या करती है, बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाती है और भ्रूण से निश्चित तौर पर नया पादप बनेगा आगे जाकर के। तो आपने वहां पर भी पढ़ा था कि वैसे तो ये जो है ना असंग जनन में युग्मकोद्भिद असंग जनन के अंतर्गत आता है,
लेकिन युग्मकोष भी असंजनन दो प्रकार का हो जाता है कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। लेकिन खुद अंड कोशिका ही बिना निषेचन के भ्रूण बना लेती है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो अनिषेक जनन में क्या होता है? जब अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स कि ये अंडाशय था, अंदर बीजांड था और यहां पर भ्रूण कोश की कोशिका थी जिसने सीधा भ्रूण बना लिया, तो भ्रूण बन गया। तो इस कंडीशन को क्या कह दिया आपने? अनिषेक जनन कह दिया, नो डाउट। लेकिन आपको पता है भ्रूण बनने के बाद जो है ना बीजांड किस में बदल जाता है? बीजांड में कुछ परिवर्तन होता है और बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। लेकिन यहां भ्रूण जो है वो सामान्य तौर पर निषेचन के फलस्वरूप बनता है, लेकिन इस बार भ्रूण बिना निषेचन के बन गया, इसलिए इसे अनिषेक जनन कहा था। तो अब जो बीजांड है वो तो भ्रूण के ऊपर डिपेंड करता है, तो भ्रूण बनते ही बीजांड भी किस में बदल गया? बीज में। तो सामान्य तौर पर तो जब निषेचन होता था, युग्मनज बनता था, भ्रूण बनता था, उस समय बीजांड बीज में बदलता था। लेकिन इस बार बीजांड भी बिना निषेचन के ही किस में बदल गया? बीज में बदल गया। तो सिंपल परिभाषा कि जब बीजांड बिना निषेचन के ही बीज में परिवर्तित या परिवर्धित हो जाता है तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। यह अनिषेक बीजता हो गई। एक होता है अनिषेक फलन, तो भाई भ्रूण बन गया बिना निषेचन के, बीजांड बिना निषेचन के बन गया, बीजांड से बीज भी बिना निषेचन के बन गया। तो इस कंडीशन में जब अंदर भ्रूण और बीज बन जाता है तो उस कंडीशन में अंडाशय भी परिपक्व होकर क्या बना लेता है? फल बना लेता है। सामान्य तौर पर अब जो फल बनता है वो निषेचन के फल स्वरूप बनता है, लेकिन इस कंडीशन में चूंकि दोनों ही रचना बिना निषेचन के बन गई है तो अंडाशय भी बिना निषेचन के किसमें परिवर्तित हो जाएगा? फल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए जब अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित आप ऐसे लिखिए, ये ज्यादा बेस्ट है, इसके बजाय आप ऐसे लिखिए, परिवर्तित हो जाता है तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अनिषेक जनन, अनिषेक बीजता और अनिषेक फलन की परिभाषा को भी याद रखिए और परीक्षा में जो पूछी जाती है उसी का आप आंसर करिए। चलिए ये दूसरा प्रश्न भी आज का आपका जो है आज कंप्लीट होता है। ये इसको भी आप नोट्स बना करके अपने नोट्स में मेंटेन करेंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है बीज प्रसुप्ति क्या है, इसका क्या लाभ है? तो स्टूडेंट बीज प्रसुप्ति क्या होती है आप ध्यान दें। बीज प्रसुप्ति को आप कैसे समझेंगे? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि बीज प्रसुप्ति क्या है, इसका क्या लाभ है? तो देखिए बीज प्रसुप्ति क्या होता है कि जब बीज बना है, जैसे मान लीजिए यार फल के अंदर बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। फल खा लिया और फल खाने के बाद बीज निकला उसमें से, तो बीज जो है ना वो अनुकूल परिस्थिति आने पर ही अंकुरित होता है। ऐसा नहीं कि बीज खाया आपने बो दिया और वो जो है ना अंकुरित हो जाएगा। यानी कि बीज के बनने से लेकर के कुछ समय ऐसा होता है जिसमें वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। वो निष्क्रिय अवस्था में इसलिए रहता है कि या तो इसके अंदर अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिवर्तन होने वो नहीं हुए हैं, या अभी परिस्थितियां जो है वातावरणीय परिस्थितियां वो इसके अनुकूल नहीं है। तो तब तक ये बीज क्या रहता है? निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है या बीज अपने आवश्यक परिवर्तन कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही बीज में से एक नवोद्भिद निकल करके बाहर आ जाता है जिसको कहा जाएगा बीज का अंकुरण। क्या कहा जाएगा? बीज का अंकुरण। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां थी उसमें जो ये बीज जो निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, बीज का ये गुण ही क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्ति कहलाता है। और जो ये समय, जितने समय तक ये बीज प्रसुप्त अवस्था में बना रहा है, जितने समय तक इस बीज में प्रसुप्ति बनी रही है, इस समय को कहा जाता है प्रसुप्ति काल। क्या कहा जाता है? प्रसुप्ति काल। बात करें कि लाभ क्या है, तो लाभ यही है भाई कि अगर निष्क्रिय जो विपरीत परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, अगर उसमें ये निष्क्रिय अवस्था में नहीं जाता, जीवित रहता, सजीव अवस्था में रहता, तो विपरीत परिस्थिति में हो सकता था बीज पूरा नष्ट ही हो जाता। लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में चला गया, इसने अपने उपापचय क्रियाओं को कम कर लिया, जीरो कर लिया, जीरो के समथिंग कर लिया, यानी उपापचय क्रिया इसने बंद कर दी, नीड जो भी थी इसकी वो नीड इसने समाप्त कर दी। तो इस प्रकार ये निष्क्रिय अवस्था में बना रहा और अनुकूल परिस्थितियां आने पर वापस इसने नवोद्भिद का निर्माण करा। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी बीज को जीवित बनाए रखने के लिए बीज प्रसुप्ति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आशा करता हूं कि बीज प्रसुप्ति वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार परिभाषा के साथ आप दोबारा देख लीजिए। फिर भी नहीं होता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। चलिए देखिए, बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नवपादप का निर्माण करता है। ये बीज का नेचर है। अब ये जो बीज
प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज का निष्क्रिय बना रहना ही क्या कहलाता है? बीज प्रसुप्ति कहलाता है। निष्क्रिय बना रहना ही बीज प्रसुप्ति कहलाता है। नष्ट नहीं हुआ है, केवल निष्क्रिय हुआ है। वह अवधि जिसमें बीज प्रसुप्त बना रहता है प्रसुप्ति काल कहलाता है। ठीक है। लाभ क्या है? तो बीज प्रसुप्ति के कारण बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बना रहता है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो उसका यह जवाब आपका रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपका बनता है, स्व अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? इसका एक लाभ और एक हानि बताइए। देखिए, इस प्रश्न को देख करके डरे नहीं कि स्व अंतः प्रजनन क्या है। एक्चुअल में जो आपने स्वपरागण पढ़ा है, स्वपरागण, उसी को एक अदर भाषा में हम क्या कह सकते हैं? स्व अंतः प्रजनन भी दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? स्व अंतः प्रजनन भी कह सकते हैं। तो सिर्फ इसीलिए मैंने प्रश्न लिखा दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि स्व अंतः प्रजनन क्या है, कोई नई चीज आ गई क्या? नहीं, स्व अंतः प्रजनन कोई नई चीज नहीं है। स्वपरागण को ही दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? स्व अंतः प्रजनन कह सकते हैं। तो बाकी बातें आपकी क्लियर है। परिभाषा क्या है? जब परागकण उसी पुष्प पर या उस पादप पर उपस्थित अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्व अंतः प्रजनन या स्वपरागण कहते हैं। लाभ क्या है? अगर लाभ की बात करें तो लाभ क्या है? शुद्ध लक्षणों की वंशागति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। पहले भी बता चुका हूं, शुद्ध लक्षण बने रहते हैं स्वपरागण में। और हानि क्या है? तो कोई नई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, ये इसकी हानि है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा यहां पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका पोलेनो हो गया, या पेलेनो लिख लेना इसको, पेलेनोलॉजी या परागाणु विज्ञान किसे कहते हैं, है ना? पोलेनो की जगह क्या कर लीजिए, पेलेनो कर लीजिए, है ना? आ की मात्रा हटा दीजिए, इसको हटा दें, केवल ये रहने दें, पेलेनोलॉजी। पेलेनोलॉजी या परागाणु विज्ञान किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इतना कोई विशेष बात तो नहीं है। आराम से आप नाम से बता सकते हैं कि यार ये कोई विज्ञान की ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पराग कणों की संरचना व कार्यकी का अध्ययन किया जाता है पेलेनोलॉजी या परागाणु विज्ञान कहलाती है। क्लियर है? परिभाषा में कोई डाउट ही नहीं है। और पराग कणों के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाता है, कुछ चुनिंदा संस्थान है, इनके अंदर सबसे विशिष्ट अध्ययन पराग कणों का होता है। जैसे इसका विशिष्ट अध्ययन एनबीआरआई लखनऊ के अंतर्गत होता है। एनबीआरआई यानी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पराग कणों पर विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में होता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है। एनबीआरआई का फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 4-5 प्रश्न थे जिसको भी हमें लिख लेना चाहिए कि कहीं भूले भटके ये भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 जो है ना वो पूरी तरह से फिनिश होता है। तो ये जो 4-5 प्रश्न मैंने आज लिखाए हैं, आपने जो चैप्टर 2 के नोट्स मेंटेन किए हैं उनके अंदर इन 5 प्रश्नों को आप और ऐड कर लीजिए। अब चैप्टर 2 आपका कंप्लीट है और चैप्टर 2 में इससे आगे आपसे कोई प्रश्न अब पूछा जाने वाला नहीं है। आप ये याद कर लीजिए, इसके बाहर से कोई प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 यहां पर समाप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ किताब के अंदर यानी कि आपकी बुक के अंदर जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि यार कहीं कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है जिसका जवाब देने में हमको थोड़ी समस्या आ जाए। तो चलिए आपके साथ साथ में भी पढ़ लेता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी है और चूंकि राजस्थान में तो इसी साल लागू हुई है, तो कुछ प्रश्न हम भी देख लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं आ गया कि उसको हमने अंदर सॉल्व नहीं किया हो। तो देखिए, एक पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ना। एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अरे वाह, बताइए। देखिए, कमेंट कर दो, है बहुत दिन हो गए होंगे आपको भी कमेंट किए हुए। तो अगर आए हैं कुछ बच्चे ऑनलाइन तो जरूर कमेंट कर दें, है। तो देखो अब हमने बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें कंप्लीट की है कि भाई नर युग्मकोद्भिद कहां बनता है? तो नर युग्मकोद्भिद परागकोश के अंदर बनता है। और मादा युग्मकोद्भिद कहां बनता है? तो मादा युग्मकोद्भिद जो है ना वो अंडाशय में जो बीजांड है बीजांड में बनता है। बीजांड में भी कहां? भ्रूणकोश में बनता है। तो पता है हमको तो ना। दूसरा प्रश्न है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और कितना ही अंतर स्पष्ट कर दीजिए आप, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी अच्छे से पढ़ा हुआ है आपको, है ना। कुछ एक अंतर, जैसे मान लीजिए कि यार ये द्विपालित रचना है, पीछे चलते हैं वापस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, एक नर जन्नांग है, ये एक मादा जन्नांग है। तो ये काफी सारे अंतर आप लिख सकते हो आराम से, हमने बहुत विस्तार से इनको पढ़ा है ना। इन प्रश्नों को हम ज्यादा डिटेल में नहीं, कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसको हमने पीछे नहीं पढ़ा है तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बाकी ये सारे तो पढ़े हुए हैं। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है?
इन घटनाओं के दौरान, एक्चुअली घटनाएं तो नहीं है यहां पर कोई, लेकिन घटनाएं कह दिया तो आप समझिए कि ये लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की बात कर रहा है। तो कौन सा कोशिका विभाजन संपन्न होता है, जरा कमेंट करिए, कौन सा विभाजन संपन्न होगा इन दोनों के अंदर? तो भाई लघु बीजाणु धानी के अंदर जब लघु बीजाणु जनन होगा तब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और गुरु बीजाणु धानी के अंदर जब गुरु बीजाणु जनन होगा तब भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पढ़ा हुआ है हमारा। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना का नाम बताइए। दोनों घटनाओं के अंत में, फाइनली अंत में जाकर के कौन सी संरचना बनती है ना? अब ये गुरु बीजाणु जनन की बात कर रहा है, तो लघु बीजाणु धानी में फाइनली अंत में जाकर के क्या बनता है, तो अंत में जाकर के परागकण बन जाता है, बिल्कुल, है ना? नर युग्मकोद्भिद नहीं कहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि नर युग्मकोद्भिद जो है ना वो वर्तिकाग्र पर जाकर के बनता है। क्या आप, चूंकि अगर ये जनन है ना, इस प्रश्न में थोड़ी सी डिफॉल्ट है, ये अगर जनन होता तो जनन के अंत में तो फिर नर युग्मकोद्भिद और इधर मादा युग्मकोद्भिद बनता, बट आप अगर आंसर दोगे परागकण और सक्रिय गुरु बीजाणु तो वो भी हमारा आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए विकासीय क्रम क्या है, परागकण, बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, परागकण, पराग मात्र कोशिका और नर युग्मक। अब बताइए भाई, तो सबसे पहले क्या बनता है इसमें से? तो जहां तक मैं समझता हूं कि यार सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए, तो इसमें है ना विकास के क्रम में जमाना है तो सबसे पहले तो बीजाणुजन ऊतक होता है, और फिर बीजाणुजन ऊतक में क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं जो है वो विभाजन की तैयारी कर लेती है, इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कह सकते हो, तो नंबर 2 पर ये आएगा। फिर ये विभाजन करके 4-4 के समूह में लघु बीजाणु बनता है तो लघु बीजाणु चतुष्क बन जाएगा, नंबर 3 पर ये आ जाएगा। फिर लघु बीजाणु चतुष्क की केलोज भित्ति गल जाएगी तो जो स्वतंत्र संरचना बनेगी उसको परागकण कहेंगे, तो 4 नंबर पर ये आ जाएगा। और फिर परागकण का जो वर्तिकाग्र पर जाकर के इसका अंकुरण होगा तो इसकी जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजन करके 2 नरयुग्मक बना लेगा, तो 5 नंबर पर ये आ जाएगा। ये विकासीय क्रम रहेगा, इस प्रकार से आप इसको जमा लोगे तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना विशेष नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल बीजांड की संरचना पूछा है और हम बीजांड की संरचना पढ़ चुके हैं, तो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? वाह, कितना अच्छा प्रश्न है, और हमने इसको बहुत डिटेलिंग करके बताया है आप लोगों को, और आपको ध्यान भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा समय आपको दूं तो आप बता दोगे। बताइए, एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हो? बताओ, चलो वेट कर रहा हूं, बताओ। तो भाई हमने बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है कि एक बीजाणु विकास से हम ये समझते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद है इसके निर्माण की प्रक्रिया में, इसके निर्माण के क्रम में सबसे पहले जो बीजाणुद्भिद होता है, जो बीजांड काय होता है, उसकी कोई कोशिका विभाजन करके गुरु बीजाणु जनन करती है और 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, और यह सक्रिय गुरु बीजाणु आगे समसूत्री विभाजन करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। यानी 4 में से केवल एक बीजाणु ही आगे विकसित होकर के पूरा का पूरा मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। सिंपल बात है, यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण केवल एक बीजाणु से होता है। इसीलिए इस प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो क्या कहलाता है? एक बीजाणुज विकास कहलाता है। तो सिंपल प्रश्न है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। आराम से बता सकते हो कि भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकीय रचना बनती है जिसको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती है, नीचे की 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय होती है, जिसमें से 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक अंड कोशिका होती है बीच की, नाशपति के आकार की। और इन सब के बीच में जो कोशिका होती है वो केंद्रकीय कोशिका होती है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं जिसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। बड़ा अच्छे से आपको ये याद होगा क्योंकि हमने काफी डिटेलिंग करके बार बार इसको रिवाइज किया है, तो सभी बच्चों को ये याद होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि उन्मिल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य? उन्मिल जो खिलते हैं उनको उन्मिल पुष्प कहते हैं। क्या अनुन्मिल्य पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अनुन्मिल्य पुष्पों में पर परागण संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अनुन्मिल्य ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। अगर ये खिलते ही नहीं है तो इनमें पर परागण के चांसेस 0 हो जाते हैं, यानी इनमें अनुन्मिल्य पुष्पों में पर परागण संपन्न नहीं होता है, उसमें स्वपरागण की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो ये भी हमारा पढ़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दें। यानी स्वपरागण ना हो तो
ऐसी दो कोई अनुकूलन पुष्प के अंदर है। अब देखो प्रश्न घुमा दिया इसने, स्वपरागण ना हो यानी कि क्या हो, यानी कि क्या हो, पर परागण हो। तो यानी कि वो स्वपरागण के अनुकूलन नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि स्वपरागण रोकने के लिए, यानी स्वपरागण ना हो पर परागण हो, तो आप यहां पर परागण के अनुकूलन बताओगे। जैसे आप विषमवर्तिकातु बता सकते हो, विषमवर्तिकातु बता सकते हो कि विषमवर्तिकातु होगा तो स्वपरागण नहीं होगा, पर परागण होगा। हरकोगेमी हरकोगेमी बता सकते हो कि अगर पाद पुष्प में हरकोगेमी का कार्यनीति डेवलप हो गई तो हरकोगेमी के कारण पुष्प में स्वपरागण रुक जाएगा और क्या होगा, पर परागण होगा। स्वबंध्यता आप बता सकते हो, स्वबंध्यता के कारण भी स्वपरागण रुक जाएगा, पर परागण डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी ये प्रश्न घुमा लेता है। इसने स्वपरागण के अनुकूलन नहीं पूछे, स्वपरागण रोकने के लिए क्या होगा, यानी कि इसने पर परागण के अनुकूलन आपसे पूछ लिए हैं। तो आपको आशा करता हूं कि बातें मेरी समझ में आ रही होगी। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, स्व अयोग्यता क्या है। तो स्व अयोग्यता आज हमने सीटीएफटी के जो प्रश्न पढ़े हैं उन्हीं में कंप्लीट किया है। बैगिंग या बोरा वस्त्रीकरण या थैली तकनीक क्या है। तो देखिए इस प्रश्न को हम गोला कर देते हैं, 10वें प्रश्न को। इसको मैंने आपको क्लियर नहीं कराया है कि बैगिंग या बोरा वस्त्रीकरण क्या होता है। इस पर विस्तार से बात जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मेंडलिज्म संकरण प्रयोग, आई थिंक चैप्टर 4 ही है, एक बार फिर देख लेंगे, नहीं है तो 5th होगा। तो जब आप संकरण वाला 5th है शायद, है ना, जो भी है, तो उस पार्ट को जब आप पढ़ेंगे मेंडलिज्म को, तो वहां पर इस तकनीक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। त्रिक संलयन क्या है हमारा पढ़ा हुआ है। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे युग्मनज के बारे में आप क्या सोचते हैं, युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये वो बीज प्रसुप्ति के रिगार्डिंग है, बीज प्रसुप्ति वाला इसमें आ जाएगा, है ना। बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति का तात्पर्य बीज प्रसुप्ति से ही कहा गया है। निम्न में विभेद कीजिए, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक। तो बीज पत्र का जो आधारी भाग होता है, जहां मूलांकुर का विकास होता है, वो बीज पत्राधार होता है। बीज पत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसको बीज पत्रोपरिक कहते हैं, प्रांकुर का विकास होता है। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल समझाइए। तो भाई प्रांकुर का जो आवरण होता है वो प्रांकुर चोल है और मूलांकुर का जो आवरण होता है वो मूलांकुर चोल है। अध्यावरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है। बीजांड का जो बीजांड काय होता है उसको चारों ओर से घेरने वाला आवरण अध्यावरण कहलाता है। और जब बीजांड में परिवर्तन से बीज बनता है तो उसी समय अध्यावरण भी परिवर्तित होकर के अध्यावरण भी अपने संरचना में परिवर्तन करके बीज का क्या बना लेते हैं, बीज चोल बना लेते हैं। तो भाई अध्यावरण जो है वो बीजांड का भाग है, जबकि बीज चोल जो है वो बीज का भाग है। परिभ्रूण कोष एवं फलभित्ति क्या है। तो देखिए परिभ्रूण कोष क्या है, बीजांड के भ्रूण कोष के चारों ओर जो बीजांड काय होता है। बीजांड के परिपक्वन के बाद ये बीजांड का एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसको कहा जाता है परिभ्रूण कोष। जबकि फल भित्ति क्या है, तो जो अंडाशय जब परिपक्व होकर फल में बदलता है तो अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की भित्ति क्या कहलाती है, फल भित्ति। तो वे बीजांड में जो बीजांड काय होता है वो निर्माण करता है परिभ्रूण कोष का। और फल भित्ति क्या होती है, वो अंडाशय की भित्ति होती है। अंडाशय की भित्ति परिपक्व होकर के क्या बना लेती है, फल भित्ति बना लेती है। तो थोड़ा सा बारीक चीजें हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये सारा आपका पढ़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करें कि एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं। भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि सेव जो है ना वो अंडाशय से परिपक्व होकर नहीं बना है, बल्कि किससे परिपक्व होकर के बना है, पुष्पासन से परिपक्व होकर के बना है। और ये सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आपने पढ़ा है पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस, तो आप देखिए कि अब तक हम 14 क्वेश्चन पर आ गए। केवल 10वां प्रश्न मैंने जानबूझकर नहीं करा क्योंकि इसका भी यहां मतलब भी नहीं है, मेंडलिज्म में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप यहां पर आ जाइए 14 प्रश्न तक, आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नजर नहीं आया होगा जो आपने पढ़ा नहीं है या जिससे आप परिचित नहीं है। बात करें अगर 15वें प्रश्न की, तो 15वें प्रश्न में आपसे विपुंसन के बारे में पूछा है। मैं फिर बता देता हूं, इसको वापस आप मेंडलिज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 एंड 15 मैंने यहां कंप्लीट नहीं कराया है। जब मेंडल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां इनको विस्तार से आप बात इन पर कर लेंगे। एक और प्रश्न आपका आता है कि यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनेंगे। अच्छा प्रश्न आपके ऊपर छोड़ दिया भाई कि मान लीजिए कोई अनिषेक जनन कर रहा है, अनिषेक जनन कर रहा है तो बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाएगा, बिना निषेचन के भ्रूण बन जाएगा और अंडाशय भी बिना निषेचन के फल में परिपक्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि आप कौन से फल का चयन करेंगे अनिषेक जनन के लिए। तो देखिए इसका एक टेक्निकल आंसर यह बनता है कि सर हम जो है ना, क्यों ना हम संतरे का चयन कर ले, क्योंकि संतरे में बहुत सारे बीज बनते हैं, बहुत सारे बीज बनते हैं।
अगर हम इस संतरे को बिना निषेचन के ही पका देते हैं तो इसमें जो इतने सारे बीज हैं जिसको खाने में हमें दिक्कत आती है, जिसके कारण संतरा खाने में हमको दिक्कत आती है, वो बीज की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि बिना निषेचन के ही फल बनेगा तो बीज जो है वो कम से कम बनेगा, बनेगा भी नहीं, है ना, बीज बनेगा ही नहीं क्योंकि बिना निषेचन के ही फल बन रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि बीजों की संख्या घट जाएगी। तो टेक्निकली हमारा आंसर होगा कि हम किसका चयन कर सकते हैं, संतरे का। क्यों कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि बिना निषेचन के जब भ्रूण बनेगा, यानी संतरे में जब अनिषेक जनन को प्रेरित करेंगे तो इसमें बिना निषेचन के भ्रूण बनेगा और बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिपक्व होगा, और उस कंडीशन में बीजों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो खाने में दिक्कत नहीं होगी। सीधी सीधी बात है। परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करिए। प्रश्न जो है टेक्निकली गड़बड़ है। परागकण की भित्ति नहीं होती, पराग कोश की भित्ति होती है। तो यहां पराग कोश होगा, तो पराग कोश भित्ति की संरचना में टेपिटम की क्या भूमिका है। बचपन से पढ़ा है इस पाठ के कि टेपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसी से चारों ओर का कठोर आवरण स्पोरोपोलेनिन बनता है। क्लियर है क्या। असंग जनन क्या है, सीटीएफटी में हम इस पर विस्तार से बात कर चुके हैं। तो ये 18 क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न था जो आपका पढ़ा हुआ नहीं था, केवल नंबर 10 एंड नंबर 15 को छोड़ करके। नंबर 10 एंड नंबर 15 पर मैं अभी कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर विस्तार से बात करेंगे जब मेंडलिज्म, मेंडल के संकरण प्रयोगों वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, वहां पर इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ये बुक के जो पीछे के प्रश्न थे हमने उस पर भी एक सरसरी नजर डाली है, ताकि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप उसको नोटिफाई कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।